प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अपना दमखम दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दरअसल एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय कमलम तक पहुंचने के लिए उन्होंने 9 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान रोड शो के दोनों तरफ 50 मंच बनाए गए, जहां से गुजराती लोगों ने प्रधानमंत्री की आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी। वहीं इस बार बीजेपी कार्यकर्ता केसरिया टोपी में पहली बार नजर आए और इस वक्त उनकी टोपी पर एक कमल के साथ गुजराती में बीजेपी भी लिखा हुआ था। रोड शो में पीएम मोदी आगे की सीटों के पीछे ओपन टॉप महिंद्रा थार एसयूवी की सवारी करते नजर आए। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिंद्रा थार एसयूवी में देखा गया है और वह भी एक ओपन वेरिएंट में। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यालय कमलम में गुजरात के नेताओं के साथ बैठक की। वहीं शाम को सरपंच सम्मेलन में भी मौजूद रहे, जिसमें करीब 1.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जब मोदी गुजरात में किसी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा की जीत के बाद गुजरात में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर दिखाई दिया। इसी के चलते गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने खुद ही कमलम कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। संघवी ने कार्यालय में ही राज्य के पुलिस प्रमुख और एसपी समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। हालांकि इसके बाद 12 मार्च को पीएम मोदी सरदार पटेल स्टेडियम में खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे। सरदार पटेल स्टेडियम में 1100 कलाकारों के साथ भव्य लाइटिंग का कार्यक्रम भी होगा। इसमें एथलीट के अलावा अन्य खेलों से जुड़े लोग भी मौजूद रहेंगे। खास बात ये रही कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पहचान रही है उनका केसरिया स्कार्फ और एक टोपी। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान कार्यालय के बाहर लॉकेट और मंगलसूत्र भी खूब बिके। प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी ने 5 में से 4 चुनावी राज्यों में दमदार वापसी की है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी ने 4 राज्यों में भले ही सरकार बना ली हो, लेकिन पंजाब ऐसा राज्य था जहां पे बीजेपी सरकार बनाने से चूक गई। साल 2012 में गठित हुई आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सभी राजनीतिक धुरंधरों के छक्के छुड़ा दिए, चाहे वो प्रकाश सिंह बादल हो या फिर नवजोत सिंह सिद्धू या फिर खुद पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। सभी को हार का मुंह देखना पड़ा और भगवत मान के नेतृत्व में पंजाब में बेहतर और विकल्प एक अलग से जनता ने चुना और अब आम आदमी की सरकार पंजाब में बनने जा रही है। बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों ने दावा किया था कि पंजाब में आम आदमी का मैजिक नहीं चलेगा, लेकिन परिणामों से उलट पंजाब में आम आदमी का मैजिक चला और अब आम आदमी की सरकार पंजाब में बनने जा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जनता से वादा किया था कि जो दिल्ली का मॉडल है वो पंजाब में भी लागू किया जाएगा और अब खुद वो भगवत मान के साथ पंजाब में लोगों को एक विकास की अलग राह देने जा रहे हैं। अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा और अब जेल में ही होली मनानी पड़ेगी। ये कहावत बिल्कुल सटीक साबित होती है लालू प्रसाद यादव पर, क्योंकि चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी होली इस बार जेल में ही मनेगी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार की कोर्ट में शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अब मामले में 1 अप्रैल की तारीख अगली सुनवाई के लिए तय की है। तब तक उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। पूरा मामला डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी से जुड़ा है, जिसमें सीबीआई विशेष कोर्ट से लालू प्रसाद को 5 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 60 लाख का जुर्माना भी किया गया है। सीबीआई कोर्ट से सजा मिलने के बाद लालू यादव ने हाई कोर्ट में अपील की थी जमानत की, तो अब लालू को उम्मीद है कि 1 अप्रैल को उन्हें राहत मिलेगी। बहरहाल अब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट क्या फैसला लेता है ये तो आगे पता चल पाएगा, यानी कि 1 अप्रैल को। लेकिन लालू के लिए ये बुरी खबर है कि इस बार उनकी होली जेल में ही मनेगी। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव। अब तक देश भर में 4000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 255 लोगों की मौत हो गई है। अगर कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6000 से ज्यादा मरीज ठीक हैं, जिससे देश में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 42,000 के करीब पहुंच गई है। महामारी की शुरुआत से अब तक 4,29,000 मामले सामने आ चुके हैं और 5,15,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं स्वस्थ होने वाले कुल मरीज की संख्या 4,24,00,000 पहुंच गई है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 175 नए मामले सामने आए तो 4 मरीज की मौत हो गई। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 874 के करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि लोगों को कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए पूरी तैयार है। पंजाब के होने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दिल्ली दौरे पर आए। आम आदमी पार्टी की पंजाब में ऐतिहासिक जीत के बाद भगवंत मान का ये पहला दिल्ली दौरा था।
इस दिल्ली दौरे के दौरान भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल को भगवंत मान की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए न्योता दिया गया। जो जानकारी इस बैठक के बाद निकलकर सामने आई, उसके मुताबिक 13 तारीख को आम आदमी पार्टी पंजाब में एक बड़ा रोड शो आयोजित करती हुई नजर आएगी। इस रोड शो में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उसके साथ साथ पंजाब के होने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान शिरकत करते हुए नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी इसमें जीत का जश्न मनाती हुई नजर आएगी। इसके अलावा जो शपथ ग्रहण समारोह है भगवंत मान का, वो 16 तारीख को खटकड़ कला गांव में होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत पंजाब में परिणाम में निकलकर सामने आई है। और बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी सामने ये है कि जो बड़े वादे आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में जनता से किए हैं, वो आने वाले समय में किस तरीके से पूरा वह करती हुई नजर आएगी। लेकिन आज एक पहला और अहम दौरा भगवंत मान का दिल्ली में था और उसके बाद जो 2 अहम जानकारी निकलकर सामने आई, उसके मुताबिक पहली जानकारी 13 तारीख को आम आदमी पार्टी अपना जश्न अमृतसर में मनाती हुई नजर आएगी रोड शो के जरिए, और दूसरा 16 तारीख को भगवंत मान बतौर सीएम शपथ लेते हुए नजर आएंगे। पंजाब विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने एक शानदार एंट्री मारी है। पंजाब में मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने मंत्रियों के साथ पंजाब के राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब की जनता ने एक बदलाव के लिए वोट दिया है और आम आदमी पार्टी पंजाब की जनता के सपनों को अब पूरा करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के दौरान जो नीतियां लागू की गई हैं, उनको भी नई सरकार जारी रखे। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब में जो नई सरकार बनी है, वे 16 तारीख को शपथ ग्रहण कर सकती है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर हैं। 7 मार्च को हिमाचल का बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 11 मार्च को दिल्ली पहुंचे हैं। इस दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। बीते दिनों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बयान दिया था, जिसमें ये कहा था कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल का फेरबदल किया जा सकता है। ऐसे में 11 मार्च के दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के इस दौरे के बाद हिमाचल प्रदेश में फेरबदल को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। इसके अलावा बात अगर अन्य मुद्दों की करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से दिल्ली में बीजेपी के बागी नेता चेतन बरागटा ने भी मुलाकात की। चेतन बरागटा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से करीब आधा घंटा मुलाकात की और इस मुलाकात में बीजेपी में वापसी को लेकर अपना पक्ष रखा। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जल्द चेतन बरागटा को वापस तो ले सकती है, लेकिन अभी फिलहाल केंद्रीय आलाकमान चेतन बरागटा की वापसी को लेकर हामी भरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हुड्डा सेक्टर 19 में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने पेवा चौक जाम कर दिया। परिजनों का कहना था कि ठेकेदार और जो मालिक है वो उनकी सूद नहीं ले रहा है। कल का मामला बताया जा रहा है, जब एक मजदूर कार्य कर रहा था तो वो बिल्डिंग से गिर गया और उसके बाद उसको सरकारी अस्पताल में लेकर जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। और इलाज के लिए आरोप है कि ना तो ठेकेदार आया और ना ही मकान का मालिक आया। उसके बाद जब परिजन शमशान घाट में पहुंचे तो वहां पर भी जो दरवाजे बंद थे। उसके बाद आज सुबह पेवा चौक पर मृतक का जो शव है वो लेकर परिजन पहुंचे और जाम लगा दिया। जाम की सूचना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और समझा बुझाकर उस जाम को खुलवाया गया, लेकिन जाम लगने की वजह से सारी ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। चारों तरफ जाम लग गया। चरखी दादरी जिले के गांव अचीना के पास देर रात लोहारू कैनाल टूटने की वजह से वहां पर सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल में पानी भर गया। नहर टूटने की सूचना मिलते ही सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और नहर को दुरुस्त करने में लग गए। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में देर रात नहर टूट गई, जिसकी वजह से हमारी सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल में पानी भर गया और फसल बर्बाद हो रही है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने सरकार व प्रशासन से मदद की गुहार की। जब इस बारे में कार्यकारी अभियंता सांगवान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें देर रात नहर टूटने की सूचना मिली थी, जिसको वह प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचे और नहर को ठीक किया जा रहा है और जल्द ही नहर को ठीक कर लिया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने भी सरकार से मदद की गुहार की है। 5 राज्यों के चुनाव के परिणामों के बाद अब नेताओं की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश संयोजक
वह कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने भाजपा पार्टी की जीत की वजह कांग्रेस पार्टी को बताया है। उनका कहना है कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी या अन्य राजनीतिक दल की जीत हासिल हुई है वह कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब इस रीति पर चल चुकी है कि वह जल्द ही खत्म हो जाएगी, लेकिन सुधरेगी नहीं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी राजनीतिक आत्महत्या करने का फैसला भी ले लिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा था, वह 2023 तक पूरा हो जाएगा। उस सपने इसे पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी का अहम रोल होगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेता कांग्रेस पार्टी की हार पर लड्डू खा रहे हैं, तो कैसे कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। हरियाणा में भी अब यह हुआ है कि कांग्रेस पार्टी व भाजपा ने मिलकर ऐसे लोगों को चुनावी टिकट दी थी जिनकी वजह से भाजपा पार्टी बनी थी। अब अगले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पार्टी भाजपा का विकल्प। 25 फरवरी को खोड़ गांव में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 1 दर्जन से अधिक अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन अभी तक एक आरोपी की ही गिरफ्तारी हो पाई। अन्य आरोपी आज भी गिरफ्त से बाहर है। इसी को लेकर आज ग्रामीण व परिजन केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के निवास पर पहुंचे और उनसे बकाया जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाती, ऐसे में वो भय के साये में जीने। वक्त हम आपको जुलाना से एक बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं। एक की मैन की सूझबूझ के कारण जुलाना में रेलवे का एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। हम आपको बताएं, जुलाना से कुछ ही दूर चलते ही एक स्टेशन है जयजयवंती स्टेशन के नज़दीक से रेल की लाइनें 2 या 3 जगह से टूटी हुई थी। की मैन ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए इसके बारे में तुरंत रेलवे अधिकारियों को बताया और पीछे से आ रही एक पैसेंजर ट्रेन को स्टेशन से पहुँचने से पहले ही रुकवा दिया। हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे, जींद से ये पैसेंजर काफ़ी यात्रियों को लेकर दिल्ली जा रही थी। ऐसे की मैन की जो सूझबूझ का जिसने परिचय दिया है उसने समय रहते ही अपने अधिकारियों को बताया और इस ट्रेन को मौके पर पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। इस की मैन की सूझबूझ से आज जुलाना के आसपास इलाके में एक रेल का बड़ा हादसा होते होते बाल बचा है। हम एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे, जुलाना के जयजयवंती के नज़दीक रेलवे जो लाइन है वो 2 या 3 जगह से टूटी हुई थी। जब ट्रैक के ऊपर घूम रहे की मैन का इसका पता चला तो उसने तुरंत इसकी सूचना जुलाना के रेलवे अधिकारियों को दी, जिससे रेल को पहले ही यहाँ पर रखवा दिया गया और इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हजारों यात्री जो थे एक हादसे का शिकार होते होते बाल बच गए। पैराग्लाइडिंग की विश्व प्रसिद्ध घाटी बीड़ बिलिंग में हुए हादसे को देखते हुए जिला कांगड़ा प्रशासन ने अब धर्मशाला के इंद्रुनाग और बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग करने पर पूर्ण तरह से रोक लगा दी है। जिला कांगड़ा के उपायुक्त निपुण जिंदल ने आज जानकारी देते हुए बताया कि इस हादसे के जो हादसा अभी हाल ही में बीड़ बिलिंग में हुआ है, जिसमें एक पर्यटक और एक पायलट की जो है वो मौत हो गई है, उसको देखते हुए अब पूरे जिला कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग पर जो है रोक लगा दी गई है। उपायुक्त ने यह भी कहा कि आगामी आदेशों तक जो है इस पैराग्लाइडिंग पर जो है। मामला पानीपत के इसराना गांव का है, जहां शादी समारोह में गोली लगने के बाद एकदम भगदड़ मच जाती है। जब मृतक की पहचान की जाती है तो वो एक शार्प शूटर निकलता है। बताया जा रहा है कि पानीपत के गांव सिवा का रहने वाला मृतक कई हत्याओं में संलिप्त बताया जाता है और कई दिनों से जेल में भी बंद था। पिछले दिनों वो जेल से बाहर आया तो उसे एक योजनाबद्ध तरीके से शादी में ले जाया जाता है और वहां पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। परिवार वालों का आरोप है कि सारा ये मामला है रंजिशन जो सामने आया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस द्वारा नशा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपराध जांच शाखा प्रभारी जंगसेर ने गांव मीतरोल के निकट अफीम की खेती करने का भंडाफोड़ किया है। यहां से पुलिस ने अफीम की फसल को कटवाकर काबू कर लिया है। वहीं जो खेत मालिक है उसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इससे पहले भी गांव चांदहट में अफीम की खेती करने का पुलिस ने भंडाफोड़ किया था। अब देखना यह है कि पुलिस आरोपी को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 13वां दिन था। आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें कई सवाल आज अपनी अपनी विधानसभा से संबंधित विधायकों ने यहां पर पूछे, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा और
एप्पल जूस कॉन्सेंट्रेटर प्लांट को लेकर सवाल पूछे गए। इसके साथ साथ शिक्षा में भी जो स्कूलों के ऐसे भवन जो कि निर्माणाधीन हैं या फिर भवन ही नहीं है और ऐसे में स्कूल जो है वो वहां पर चल रहा है, किस तरह से शिक्षा जो है वो दी जा रही है, इसको लेकर विधायकों ने सत्ता पक्ष से सवाल पूछे। सत्ता पक्ष ने भी बड़ी ही बेबाकी से सवालों के जवाब दिए और आज विपक्ष सदन के भीतर प्रश्नकाल के दौरान पूरी तरह से संतुष्ट नजर आया। दरअसल ये देखा जा रहा था पिछले लंबे अरसे से हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के बजट सत्र में लगातार विपक्ष की तरफ से अलग अलग मुद्दों को लेकर हंगामा बरपाया जा रहा था, लेकिन आज क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं और इसी बीच आज सदन की कार्यवाही उनकी गैर मौजूदगी के साथ चली। प्रश्नकाल समाप्ति के बाद आज कटौती प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा विभाग में और इसके साथ साथ पुलिस संबद्ध संगठन को लेकर जो है वो चर्चा हुई, जिसमें पुलिस के बैंड का मुद्दा भी आज विपक्ष ने पूरे जोर शोर से उठाया। फिलहाल सदन की कार्यवाही को सोमवार 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन आज पूरा दिन शांतिपूर्ण ढंग से सदन की कार्यवाही चली।